ये यूपी का स्टेट जो है विमल भाई, ये बहुत दूर आ चुका है अभी तक। मैं सबसे पहली बार तब आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रोड से लेके सब कुछ इतना आगे बढ़ गया, देख के खुश हो रहा हूँ आज। अश्विन अन्ना का ये व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट से बहुत मैच करता है, क्योंकि मैंने खुद भी यूपी में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया हुआ है। मुझे वो समय याद आता है जब माना जाता था कि यूपी इंडिया के डेवलपमेंट को पीछे खींच रहा है और यूपी को एक बीमारू स्टेट कहा जाता था। लेकिन आज यूपी बीमारू राज्य की परछाई से बाहर निकलकर इंडिया का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। एंड द रीजन इज वन, योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 यूपी के पॉलिटिक्स में एक चेहरे की एंट्री हुई जिससे कोई खास उम्मीद नहीं थी लोगों को, लेकिन इस एक पर्सन ने, योगी आदित्यनाथ ने, इस पूरे राज्य की काया पलट कर दी। आज यूपी पूरे देश की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसका टोटल जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग 25 लाख करोड़ का है। और ये स्टेट अकेले इंडिया की जीडीपी में 8.4% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस ने लोगों को इतना प्रभावित किया है कि आज लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की मिसालें देते हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे योगी जी ने यूपी को बदला और कैसे भारत के सामने एक नए यूपी डेवलपमेंट मॉडल की तस्वीर रखी। इस वीडियो में हम 3 मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिससे हम समझेंगे कैसे यूपी की पूरी काया पलट हुई। और ये 3 मेजर पॉइंट्स होंगे लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो योगी जी के सीएम की शपथ लेने से पहले यूपी का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस था। यूपी अपने क्राइम रेट्स में हाई था, स्पेशली वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और माफिया एक्टिविटीज के लिए बहुत पॉपुलर था। सीएम बनने के बाद योगी जी ने कुछ बड़े फैसले लिए थे, जिससे यूपी का लॉ एंड ऑर्डर काफी बेटर हुआ। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं रेप केस के आंकड़े जो 2017 में लगभग 4246 थे, वो घटकर 2020 में 2769 हो गए थे। इसी तरह मर्डर केसेस की बात करें तो 2014 में जो आंकड़ा 4324 था, वो घटकर 3769 हो गया, जो कि 13% की रिडक्शन दिखाता है। थेफ्ट केस का भी आंकड़ा काफी कम हुआ है। 2014 में जहां 60,434 केस थे, वो घटकर तकरीबन 33,250 हो गए हैं, जो कि 45% की गिरावट है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि इमरजेंसी सर्विसेज ने 65 लाख लोगों की मदद करी और रिस्पांस टाइम सिटीज में 12 मिनट से घटकर 8 मिनट हो गया और रूरल एरियाज में 15 मिनट से घटकर 9 मिनट हो गया। तो आखिर इन बीते 6-7 सालों में योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए ऐसा क्या किया था, चलिए समझते हैं। सबसे पहला कदम लॉ एंड ऑर्डर में ग्रास रूट लेवल चेंजेस। योगी जी ने फील्ड लेवल ऑफिसर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन स्टार्ट किया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और मीटिंग के दौरान उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया था कि वो कोई भी क्राइम और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई यूपी के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने पुलिस लीडरशिप के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा दी कि वो ईमानदार पुलिस का पूरा सपोर्ट करेंगे। ऑफिसर्स की हिम्मत बढ़ाने के लिए स्टेबल टेन्योर्स देने का वादा किया, जिससे फोर्स का मोरल काफी हाई हुआ। इसके साथ साथ योगी जी को कई आपने सुना होगा इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे चीजों की बात करते हुए, लेकिन असल में ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। हालांकि जो पुलिस पहले माफियाओं से डर के रहती थी, वो आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनका डट कर सामना करती है। माफियाज की कमर तोड़ने के लिए योगी जी ने एक एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाया। ये फोर्स एक मल्टी डिपार्टमेंट बॉडी थी, जिसका काम था लैंड ग्रैबिंग के केसेस को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर एक्शन लेना। ये टास्क फोर्स तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक 4 टियर टास्क फोर्स थी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर कमिश्नर, डीएम और एसडीएम तक रिपोर्ट देगी। इन टास्क फोर्स ने किसी भी तरह की माफिया द्वारा हड़पी गई जमीन या अवैध कब्जे के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। इसका प्राइम एग्जांपल था लैंड माफिया कम अतीक अहमद। सालों से आई हुई गवर्नमेंट माफिया के अगेंस्ट होने के बजाय उनका साथ देती थी। यही चीज को खत्म करने के लिए अतीक अहमद की सभी इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया और लगभग 1000 एकड़ की जमीन फ्री अप कराई। इसके अलावा अतीक अहमद की जब्त जमीन पर 76 नए घर बनवाए गए और साथ ही इस तरह के लैंड माफिया से लगभग 67,000 की एकड़ की जमीन छुड़वा दी गई। अब बात करूं पुलिस सिस्टम की इरेगुलरिटीज की, तो वो काफी आम था एसपी गवर्नमेंट में, जिसके कारण यूपी पुलिस में लगभग 51.6% स्टाफ की शॉर्टेज थी। योगी जी ने यूपी पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1.5 लाख पर्सनल्स को रिक्रूट किया, जिसमें 22,000 लड़कियां भी शामिल थी। इन सब के अलावा स्पेशल यूनिट्स जैसे एसटीएफ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी करप्शन और विजिलेंस डिपार्टमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काफी मेजर रोल प्ले करते थे। और
और एक मेजर काम जो योगी जी ने किया वो था कोर्ट की कैपेसिटी इंक्रीज करने का, जिससे पेंडिंग केसेस जल्द से जल्द निपटे और पीड़ित को जस्टिस मिले। यानी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम भी यूपी गवर्नमेंट का एक नया कदम था, जिससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को क्विकली सॉल्व किया जा पाएगा। तो इन सभी मेजर फैसलों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया और जो स्टेट पहले क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, योगी जी की गवर्नेंस में आज वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रेस में आ गया है। हालांकि लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाती है कि यूपी में क्राइम फिर से बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए थे। जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस आज यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी रिसर्च के दौरान हमारे सामने कुछ ऐसे बड़े बड़े डेटा सामने आए जिसने हमें भी शॉक कर दिया। आज यूपी जीडीपी रेस में 5वें नंबर पर है, जिसका 50% क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है। तो चलिए समझते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट के बारे में। बीते कुछ सालों में यूपी का इंफ्रा काफी रैपिड स्पीड से ग्रो और डेवलप हुआ है। जब योगी जी 2017 में सीएम बने, तब यूपी के रोडवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो नेटवर्क्स और इंडस्ट्रियल इंफ्रा काफी पुअर था। उदाहरण के लिए यूपी के पास सिर्फ 3 रनिंग एक्सप्रेसवेज थे 2017 तक। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सप्रेसवे किसी भी देश की इकोनॉमी का बैकबोन होता है। 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल होने के लिए 11 साल लग गए और 2012 में जाके ये फुल्ली ऑपरेशनल हुआ। लेकिन 2017 में योगी जी ने सीएम बनने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि लगभग 340 किलोमीटर लंबा है, उसको बनने में सिर्फ 22 महीने का समय लगा, जो कि दर्शाता है कि अगर पूरी डिटर्मिनेशन से काम किया जाए तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्क किया जा सकता है। और यही पिछले 7 सालों में योगी जी की लीडरशिप के अंडर में हुआ है और 6 नए एक्सप्रेसवेज को चालू किया गया, जिनकी ऑपरेशनल लेंथ 1225 किलोमीटर की है। ये 6 एक्सप्रेसवे हैं: यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश आज 16 नए एक्सप्रेसवे पर भी काम कर रहा है और 2030 तक इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क भी बन जाएगा। अब इन एक्सप्रेसवेज की वजह से सिटीज के बीच में ट्रैवल टाइम काफी कम हो गया है। उदाहरण के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से लखनऊ से वाराणसी पहले 8 घंटे लगते थे, जो अब सिर्फ 5 घंटे में हो जाता है। ये एक्सप्रेसवे जहां से भी निकलते हैं वहां इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। जैसे जॉब क्रिएट्स होती हैं, कनेक्टिविटी बेहतर होती है और इंडस्ट्रीज भी इंटरेस्ट लेती हैं इन एरियाज में, क्योंकि एक्सप्रेसवेज के आने से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो जाती है। जहां यूपी को कभी अपने खराब इंफ्रा और रोड्स के लिए जाना जाता था, वो अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। योगी जी की लीडरशिप में यूपी ने न केवल रोड इंफ्रा पे फोकस किया, बल्कि एयर कनेक्टिविटी को भी बहुत बूस्ट किया। करंटली यूपी के पास 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल है और 2 पर ऑलरेडी काम फिनिश होने वाला है, जो कि जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवार एयरपोर्ट भी कहते हैं, वो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में इसका पहला फेज खत्म हुआ, जिसमें 1 रनवे, 1 टर्मिनल बिल्कुल तैयार हो गया है। ये लगभग 12 मिलियन लोग और 1 लाख फ्लाइट्स को एनुअली हैंडल करेगा। अब ये देखो, हो गई फर्स्ट फेज की बात। क्योंकि ये प्रोजेक्ट 40 साल का है, इसके फाइनल फेज में एयरपोर्ट एनुअली 5 लाख फ्लाइट को और लगभग 70 मिलियन लोगों को हैंडल करेगा। इसके अलावा सिटीज लाइक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और इससे नेबरिंग एरियाज को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पीएमओ के हिसाब से एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से भी ये एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दिल्ली और एयरपोर्ट के बीच की जर्नी सिर्फ 21 मिनट की हो जाएगी। न केवल पैसेंजर, बल्कि एक और मेजर कारण है कार्गो, जिसकी वजह से जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। ये एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल होगा, जिसकी कैपेसिटी 20 लाख मेट्रिक टन होगी और अपने फाइनल फेज तक इसको बढ़ाकर 80 लाख मेट्रिक टन कर दिया जाएगा, जिससे आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीकंजेस्टेड भी कराएगा और उसका लोड कम करेगा। अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर वर्क किया गया। किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए लीगली साउंड होना पड़ता है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम और सभी तरह की लीगल एंटिटीज को फॉलो करना होता है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी EODB में यूपी ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया, जिसके बाद 2020 में यूपी 12वीं पोजीशन से छलांग मारकर 2nd पोजीशन पे आ गया। हालांकि करंटली यूपी 6th पोजीशन पर है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि स्टेट ने 187 सजेस्टेड रिफॉर्म्स में 186 रिफॉर्म को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, जो यूनियन गवर्नमेंट के DPIIT ने सजेस्ट की थी। निवेश मित्रा, जो कि एक डेडिकेटेड सिंगल विंडो सिस्टम है यूपी गवर्नमेंट का, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें 2,29,936 से ज्यादा बिजनेसेस एप्लीकेशन प्रोसेस हुए और 94% केसेस को निपटाया गया। नीना शर्मा, जो कि इन्वेस्ट यूपी की CEO हैं, उन्होंने बताया कि निवेश मित्रा 18,120 ग्रीवेंसेस रिसीव की थी एंटरप्रेन्योर से, जिसमें से 98% रिक्वेस्ट यानी 17,752 सॉल्व की जा चुकी है, जो कि दर्शाता है कि योगी जी क्लियर और ट्रांसपेरेंट वर्क पे बिलीव करते हैं। एक और कारण जिससे यूपी गवर्नमेंट को फायदा मिला वो है इन्वेस्टमेंट समिट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश
का इन्वेस्टमेंट समिट योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बेहतर प्रयास है जिसमें स्टेट को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया। पहला यूपी इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समिट की वजह से यूपी में लगभग 4.82 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंटेंस आए डिफरेंट सेक्टर्स में। यही नहीं, सरकार ने इन इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स और रिफॉर्म भी बनाए थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 5 महीने के अंदर अंदर 60,000 करोड़ से ज्यादा के 81 प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज कर दिया गया। अब सरकार 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो कि 60,000 करोड़ से ज्यादा के हैं उनको स्टार्ट करने का प्लान कर रही है। दूसरी इन्वेस्टर समिट 2023 में हुई थी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 14,000 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 10 ट्रिलियन रुपीज है। ये प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन जैसे सेक्टर में है। मोदी जी ने यूपी के टूरिज्म के पोटेंशियल को हाईलाइट करते हुए वाराणसी, अयोध्या जैसे डेस्टिनेशन का जिक्र किया जिससे लोकल एंटरप्रेन्योर्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फायदा होगा। उन्होंने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज को भी इनॉग्रेट किया जो वाराणसी से स्टार्ट होती है। फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स को जीरो इफेक्ट जीरो डिटेक्ट का मंत्र दिया और मिलेट्स को सुपर फूड के रूप में प्रमोट करने की भी बात की। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स के बीच पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया ताकि एग्रीकल्चर और बिजनेसेस को साथ बढ़ाया जा सके। लास्ट में मोदी जी ने डबल इंजन गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया और कहा कि यूपी के लोग और ये सरकार मिलकर प्रदेश को विकसित करेंगे। तो भाई ये तो हो गई यूपी के इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन और रिवाइवल की बात। तो अब बात करते हैं उन पॉलिसीज के बारे में जो कि योगी गवर्नमेंट ने बनाई थी इंडस्ट्रीज को बूस्ट देने के लिए। सबसे पहले ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये ODOP स्कीम हर डिस्ट्रिक्ट को ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए शुरू की गई थी, जैसे वाराणसी की सिल्क साड़ीज, मुरादाबाद का ब्रास वायर, आगरा और कानपुर का लेदर और भी बहुत कुछ। ODOP स्कीम को सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था जिसकी वजह से यूपी के एक्सपोर्ट्स लगभग 250 टाइम्स से बढ़ा है और वो भी 5 सालों में। फाइनेंशियल ईयर 2027 से 18 तक गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ODOP प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट लगभग 58,000 करोड़ के थे जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में लगभग 96,000 करोड़ के हो गए थे। इसके अलावा यूपी को डिफेंस इंडस्ट्री का हब बनाने की तरफ भी एक कदम बढ़ाया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक 25,000 करोड़ के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है और 14 MOUs को साइन किए हैं पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के साथ। इन MOUs को अडानी डिफेंस एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, एंकर रिसर्च लैब, टाटा टेक्नोलॉजीज, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डेल्टा कॉम्बैक्ट सिस्टम्स, स्पाइसजेट टेक्निक, वेरिविजन, हॉल, ग्लाइडर्स इंडिया और DRDO जैसे बड़े नामों के साथ साइन किया गया है। यही नहीं, यूपी DIC के लिए लगभग 5,000 हेक्टेयर की जमीन एक्वायर करने का प्लान है जिसमें से 1700 हेक्टेयर जमीन इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दी गई है। झांसी में लगभग 1,000 हेक्टेयर की जमीन आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोडक्शन और टेस्टिंग के लिए डेवलप की जा रही है जिसमें भारत डायनेमिक्स लीड इन्वेस्टर है। वे फॉरवर्ड। अब आगे की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी 2017 में और तब उनके गवर्नेंस स्टाइल को लेकर लोगों को कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर लोगों को उनका टेन्योर इतना पसंद आया कि योगी जी पहले ऐसे सीएम बने जो लगातार दूसरी बार इलेक्शन जीतकर यूपी के लॉन्गेस्ट सर्व सीएम बन चुके हैं। बीमारू स्टेट्स कहे जाने वाले यूपी को योगी जी ने आज इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला स्टेट बना दिया है। यही नहीं, योगी जी का कहना है कि यूपी 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्क को रीच करेगा जो कि अपने आप में ही योगी जी का डिटर्मिनेशन और विजन दिखाता है। अब इस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को रीच करने के लिए काफी पुश देना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंफ्रा को और रेलवेज एंड रोडवेज नेटवर्क को। रिसेंटली योगी स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है 20 सिटीज में सोलर इंस्टॉल करने का जिसका गोल होगा 16,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर को जनरेट करना। इसके अलावा SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन को भी बनाया जा रहा है जो लगभग 27,826 स्क्वायर किलोमीटर का होगा और इसमें होंगे लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। अगले 10 साल में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में लगभग 1 लाख युवाओं को फंड किया जाएगा ताकि माइक्रो एंटरप्राइज और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। अलीगढ़, उन्नाव, प्रयागराज और झांसी ये 4 सिटीज मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तैयार की जा रही हैं जिसमें 5,000 हेक्टेयर लैंड को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायर किया जा रहा है। इन सब चीज के अलावा एजुकेशन रिफॉर्म्स जैसे क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को सुविधाएं देना एक और स्टेप अहेड है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक एजुकेशन काउंसिल के 1,32,000 स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया जिसका डायरेक्ट बेनिफिट 4 लाख बच्चों को हुआ। इस तरह के डेवलपमेंट इनिशिएटिव की वजह से ही आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे पसंदीदा सीएम बन चुके हैं। आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट सीएम कौन है? कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे ही पर्सपेक्टिव बिल्डिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।